आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके आए हैं रिगार्डिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। ठीक है, वो है कि दोस्तों देखिए, जो मूवेबल, इमूवेबल और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जब कोई भी एम्प्लॉई खरीदते हैं तो बहुत सारा रूल है, उसके ऊपर बहुत सारा रूल है। तो उस हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो कभी भी विजिलेंस में या कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसेंगे। तो देखिए, ये जो बीएसएनएल में जो रूल है इसके रिगार्डिंग ये है रूल 21, बीएसएनएल सीडीए रूल 2006 के मुताबिक ये रूल 21 में आता है। ठीक है, और बीएसएनएल नया कुछ रूल नहीं, मतलब सीडीए रूल नहीं बनाए हैं, तो अर्लियर रूल ही चल रहा है अभी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेक्शन 1 में सब क्लॉज है कि नो एम्प्लॉई शैल except with the previous knowledge of the competent authority acquire, dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift, otherwise either his own name or in the name of family member। मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का नॉलेज के बगैर आप कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर मतलब खरीदना, लेना, ठीक है, और डिस्पोज मतलब उल्टा बेचना, ठीक है, ये सब नहीं कर सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना, कोई प्रॉपर्टी लेना या प्रॉपर्टी छोड़ना, वो क्या, वो लीज़ के ज़रिए हो सकता है, मॉर्गेज के ज़रिए हो सकता है, परचेज के ज़रिए मतलब खरीदने से हो सकता है, बिक्री करने से हो सकता है, गिफ्ट में भी हो सकता है। तो अपना नाम पे और फैमिली मेम्बर का नाम पे। ठीक है, अब फैमिली मेम्बर क्या है, तो वो फैमिली मेम्बर का नाम ऑलरेडी आपका सिस्टम में है, ईएसएस जो पोर्टल है, ईआरपी जो पोर्टल है उसमें है। उन किसी का नाम पे भी ऐसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के नॉलेज के बगैर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या है, इसके लिए फॉर्म 1 है। ठीक है, अगर करना है तो फॉर्म 1 के ज़रिए ही आपको करना है। ठीक है, दूसरा क्या है, एनी एडिशन, एक्सटेंशन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली शैल बी इनिशिएटेड और सैंक्शन। वो फॉर्म नंबर 2, 3 और 5 में है। ठीक है, हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, वो फॉर्म है। अब देखिए, ये जो बात है ना कि एडिशन और एक्सटेंशन मतलब आप एक रूम बनाना चाह रहे हैं, आपका एक तल्ला है, आप 2 तल्ला बनाना चाह रहे हैं, ये सब इसमें आता है। ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वजह से। ठीक है, अब देखिए ये रूल है, रूल के हिसाब से तो हर जगह पर नहीं होता है। अब देखिए, छोटा मोटा अगर काम कुछ है, आपका नलका टूट गया है, तो इसके लिए आप तो परमिशन लेने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप एक मतलब बैल्कनी में एक नल लगा रहे हैं, रूल का हिसाब से उसमें भी परमिशन चाहिए, मगर ये कोई करता नहीं है। तो ये सब चीज़ कोई ज़्यादा देखता नहीं है, मगर रूल अब जान के रखिएगा तो आपको कोई भी फंसा नहीं सकता है विजिलेंस में। दूसरा क्या है, नो एम्प्लॉई शैल एक्सेप्ट with the previous sanction of the competent authority enter into transaction concerning any immovable or movable property with person or a firm having official dealing with the employee or his subordinate। मतलब कोई एम्प्लॉई अगर है तो उसके नीचे जो जो काम कर रहे हैं उसके साथ कोई भी चीज़ में कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। कॉन्सर्न अथॉरिटी से जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब जो अथॉरिटी जो डिसीजन देने के लिए सक्षम है उसी को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोला जाता है। ठीक है, तो उसका परमिशन के बगैर आप किसी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी में। ठीक है, अपना सबऑर्डिनेट के साथ, और जिसके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है। अब देखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, जिसको आप मूव कर सकते हैं, कार हो गया, बाइक हो गया, कोई भी व्हीकल हो गया। ठीक है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे घर हो गया, ज़मीन हो गया। ठीक है, ये सब। 3 नंबर देखिए क्या कि एवरी एम्प्लॉई शैल रिपोर्ट विद इन ए मंथ टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एवरी ट्रांजैक्शन concerning movable property owned or held by him in his name or name of his family member if value
160 प्रॉपर्टी। अब देखिए क्या है कि अप टू 10,000 रुपीज़ इन केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी और 15,000 रुपीज़ इन केस ऑफ एग्जीक्यूटिव कैटेगरी। अब देखिए 15,000 रुपया एग्जीक्यूटिव के लिए और 10,000 रुपया नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए लिमिट है। इससे ज़्यादा कोई भी इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है। ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा आज के ज़माने पे। मूवेबल प्रॉपर्टी भी अगर ख़रीदते हैं ना, मूवेबल प्रॉपर्टी इतना पैसा से ज़्यादा अगर ख़रीदते हैं तो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का परमिशन लेना है। आप बताइए कौन सा एम्प्लॉय है जो एक बाइक खरीदने से पहले या कोई भी चीज़ खरीदने से पहले जाके पूछता है? होता नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। 10,000 रुपये में क्या होता है? एक अगर आप एक मतलब बाइक आपके पास अगर किसी का शादी ब्याह में आप जा रहे हैं, उसको गिफ्ट देने जा रहे हैं, वो तो 10,000 रुपया क्रॉस हो जाएगा। तो परमिशन लेना, ये जो रूल है ना, ये बहुत ही आर्काइक बाबा आदम का ज़माने का रूल हो गया। ये सब रूल को चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये जो मार्केट जो प्राइस है, ये मार्केट प्राइस 2006 साल में 10,000 रुपया का कुछ वैल्यू होता था। तब एक आदमी का तनख्वाह होता था। अभी 10,000 रुपया का किसी को भी BSNL में तनख्वाह नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट में तनख्वाह नहीं है। तो ये जो लिमिट है इसको बढ़ाना चाहिए, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया ऐसे करना चाहिए। क्योंकि इसका जो पर्पज़ है, इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है कि जैसे कोई करप्शन ना हो, कोई दुर्नीति ना हो, कोई प्रॉब्लम, ये जो सब चीज़ है ये प्रैक्टिस को बंद करने के लिए किया गया है। तो वो होल पर्पज़ इज़ डिपिटेड। नाउ देखिए, अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1 नंबर एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है कि टर्म द मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या हो गया? ज्वेलरी हो गया, व्हीकल हो गया, हाउस होल्ड आर्टिकल हो गया, शेयर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, डिवेंचर्स हो गया, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड हो गया, लोन्स हो गया, एडवांसेस हो गया, इंश्योरेंस फैसिलिटी हो गया, एनुअल प्रीमियम हो गया अबव लिमिट। अब एक चीज़ बताइए कि बहुत मतलब आप अगर LIC भी कर रहे हैं ना, तो LIC का प्रीमियम अगर इससे ज़्यादा है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। कौन लेता है परमिशन? कौन? मतलब मेरा जान पहचान में तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। कम से कम देखिए 80C में इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपया तक सेविंग का है, तो 1.5 लाख रुपया तक तो कम से कम इसको करना चाहिए। उसके बाद अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूटिव का भी बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और जो मूवेबल में जो चीज़ बोला गया है, जेवर बोला गया है, गाड़ी बोला गया है, घर का कोई सामान हो गया है, और फाइनेंशियल मार्केट का भी चीज़ बोला गया है, जैसे शेयर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, डिबेंचर हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, लोन हो गया, एडवांस हो गया, इंश्योरेंस फैसिलिटी हो गया, सभी को इंक्लूड कर दिया है। कोई भी फाइनेंशियल चीज़ को इंक्लूड कर दिया है मूवेबल में, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन 2 में क्या बोला गया है? द ट्रांजैक्शन एंटर्ड by spouse or any other member of the family of an employee of the company out of his or her own funds, including stridhan, gift, inheritance, are distinct from the fund of employee himself or herself। मतलब है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, अगर आपका घर में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो अगर अपना पैसा से होता है, उसमें आपका पैसा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका पैसा गिना नहीं जाएगा। उसमें क्या क्या होता है, उसका जो मतलब फंड होता है, हर ओन हिज और हर ओन फंड, मतलब क्या होता है? देखिए ज़्यादातर अगर महिला होंगे तो स्त्रीधन, मतलब लड़की का जो शादी ब्याह के टाइम पे जो जेवर होता है, ज्वेलरी होता है, गिफ्ट होता है, और इनहेरिटेंस में मतलब मायके से जो पैसा मिलता है इनहेरिटेंस के जरिए, वो सब स्त्रीधन है। और उससे जरिए अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो आप में कैलकुलेट नहीं होगा। इन हीज और ओन नेम और हीज और हर ओन राइट, मतलब मगर वो जब होगा वो उनका नाम पे होना चाहिए, ठीक है। वुड नॉट अटैच द प्रोविजन ऑफ द अबव सब क्लॉज। तो देखिए, तो ये जो सब क्लॉज है, ये अगर जान के रखिएगा तो आप लोगों को भी बहुत आसानी होगी इस विषय में
अगर क्योंकि छोटा मोटा चीज़ के लिए कोई परमिशन तो लेता नहीं है, ठीक है। अब देखिए और एक चीज़ है, एवरी एम्प्लॉई शैल ऑन द फर्स्ट अपॉइंटमेंट इन द कंपनी सबमिट ए रिटर्न ऑफ हिज एसेट और लाइबिलिटी, जो फॉर्म 1 का 2 से 8 तक है, विद इन 3 मंथ्स ऑफ ज्वाइनिंग। अब देखिए कोई एम्प्लॉई अगर ज्वाइन कर रहा है नौकरी पे पहले, तो पहले ही एसेट का दे देना चाहिए, ठीक है। अब उसमें क्या क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम और ओन्ड एक्वायर्ड बाय हिम और हेल्ड बाय हिम और इन लीज और इन मॉर्गेज आइदर हिज नेम और इन द नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, ठीक है, इन द नेम ऑफ एनी पर्सन, शेयर, डिबेंचर, कैश इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट, ये सब देना चाहिए। और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम सिमिलरली ओन्ड और एक्वायर्ड बाय हिम, ये सब देखिए। उसमें भी लिमिट दे दिया गया है 10,000 रुपया नॉन एग्जीक्यूटिव का और 25,000 रुपया एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। तो ये जो मतलब बोला गया है कि जो जो संपत्ति आपके पास है पहले ही बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप डिपार्टमेंट में आने के बाद अगर संपत्ति बना लेंगे तो दिक्कत हो गया। अब बात क्या है कि हमारे डिपार्टमेंट में आके तो मतलब ज़्यादातर सरकारी नौकरी का जैसा वेतन है, और जो परिस्थिति है आज देश में, जैसे इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो कोई संपत्ति बना नहीं पाएगा। एक घर और एक गाड़ी खरीदने में एक सरकारी एम्प्लॉई पूरा ज़िंदगी निकाल देता है अपना। चलिए ये तो हर सरकारी एम्प्लॉई का दुख की बात हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। जो 5 नंबर जो है डेब्ट और लायबिलिटी इनकर्ड बाय हिम, देखिए डेब्ट और लायबिलिटी के बारे में भी ये है। अब देखिए द वैल्यू ऑफ आर्टिकल ऑफ डेली यूज सच एज क्लोथ्स, यूटेंसिल, क्रॉकरी, बुक्स नीड नॉट बी इंक्लूडेड इन सच रिटर्न, ठीक है। तो आप कितना मर्जी ये सब खरीदिए, हाँ, यूटेंसिल, क्रॉकरी, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। तो अभी ये जो चीज़ है जब ये हुआ था तब मतलब उतना ज़्यादा नहीं था। अभी पता नहीं है कि ये क्रॉकरी, यूटेंसिल और क्लोथ का दाम कितना है, ठीक है। इसमें भी 1-1.5 लाख रुपया खपाना कोई बड़ा बात नहीं है आज के दिन पे। आप अगर कोई भी अच्छा किताब खरीदने जाएं, ठीक है, उसमें भी 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये का किताब आता है। और क्रॉकरी और क्लोथ का बात तो छोड़ दीजिए, 1 लाख का, 1.5 लाख का भी क्लोथ आ जाता है, ठीक है। तो ये जो रूल है, ये रूल बहुत ही पुराना हो चुका है, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर पे आते हैं। एवरी एम्प्लॉई शैल बिगिन 1 जनवरी सबमिटिंग ए रिटर्न ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इनहेरिटेड ओन बाय हिम, ठीक है। अब देखिए ये तो है फॉर्म प्रिस्क्राइब 4 नंबर। अभी क्या है, अभी ये चीज़ ना ESS में आ गया है, ERP में आ गया है। तो आप जनवरी में या जो देते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न जो सबमिट करते हैं उसमें आपको देना होता है, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या है, अगर आपका नाम पे कोई चीज़ है ना तो आप दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो बोला गया है, अब आपका फैमिली मेम्बर का, आप सोचिए आपका फादर का कोई चीज़ है तो फादर के पास है ना, वो तो आपने खरीदा नहीं है तो वो देने का ज़रूरत नहीं है। अगर फादर आपको जब गिफ्ट पे देंगे, आपको अगर नाम पे अगर जब होगा तब आप डिपार्टमेंट को जनाइएगा, उसके पहले डिपार्टमेंट को बताने का ज़रूरत नहीं है। अगर फादर ने अपना पैसे से किया है, अगर आपका फादर नौकरी करते हैं तो अपना डिपार्टमेंट में दे चुके होंगे ये मूवेबल प्रॉपर्टी का सब रिटर्न वगैरह। और अगर बिजनेस करते हैं, दूसरा कोई कामकाज करते हैं, तो उनका देश का जो नियम है उस हिसाब से होगा, ठीक है। जो कोई बिजनेस करता है, बड़ा बिजनेस करता है तो उसका होगा, मगर जो छोटा मोटा जो व्यापारी है, जो खुचरा विक्रेता है, उसके लिए कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी may anytime by general or specific order require an employee to submit a period of specific order the full or complete statement of the immovable property। हाँ ठीक है, अच्छा बात है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कभी भी चाहे तो बता सकता है कि बताइए हम लोग कितना मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो जहाँ पे ज़्यादा खस्ता हालात हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे कोई पूछता नहीं है, ठीक है। चलिए, एवरी रिटर्न सबमिटिंग अंडर द रूल शैल बी हैंडल सीक्रेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, बहुत ही सीक्रेट है, ठीक है, क्योंकि जो सरकारी
कर्मचारी हैं तो वो लोगों के पास हालांकि कुछ है नहीं, ठीक है, मतलब महीने का आखिर में चलने में दिक्कत हो जाता है। BSNL एम्प्लॉय का ऐसा हालत है। चलिए, इन द इवेंट ऑफ नो चेंज इन द लिस्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी मेंशन इन द सब क्लास नो चेंज रिटर्न रिफर, जैसे हम लोग भरते हैं नो चेंज बोल के, मतलब पिछले जो था अभी भी वही है, ठीक है, क्योंकि इतना पैसा तो मिलता नहीं है कि कुछ खरीद सकें। तो यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन के हिसाब से दिया है, ठीक है, उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। अब रिस्ट्रिक्शन इन रिलेशन टू एक्विजिशन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, ठीक है, देश में ही खरीद नहीं पा रहे हैं कर्मचारी लोग, तो बाहर जाके क्या खरीदेंगे। अब देखिए, नियम तो नियम होता है। नॉट विथस्टैंडिंग विथ एनी कंटेंट इन द सब क्लास 1 रूल 21 नो एम्प्लॉय शैल एक्सेप्ट प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एक नंबर क्या है, एक्वायर डिस्पोज एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया बाय मॉर्गेज हो सकता है, लीज हो सकता है, परचेज हो सकता है, अदरवाइज हो सकता है, इज इन नेम और फैमिली नेम, ठीक है। ये अच्छा बात है, क्योंकि बाहर का देश में जाके आप खरीद रहे हैं, ये सरकार को जनाने का, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जनाने का दरकार भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ हो सकता है। और दूसरा क्या है, एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विद द फॉरेन और फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन एंटिटी, जिसके साथ आपका ऑफिशियल कैपेसिटी में भी कुछ है, अगर नहीं है तब भी, ठीक है, वो डिस्पोजल के बारे में है और एक्विजिशन के बारे में भी है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, जो रूल 21 में जैसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब जो है वो भी रूल 21 में भी है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मैंने जो मतलब बताया कि जो जो डिसीजन लेने के लिए सक्षम है वही उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है, ठीक है। तो ये हो जा गया आपका मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जितना सीडीए रूल है। बेसिकली लास्ट में आखिर में यही बोल के कंक्लूड करेंगे कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो नियम है ये बहुत ही पुराना हो चुका है, ये चेंज करना बहुत ही आवश्यक है, समय के मांग है। और दूसरा बात है कि आप के जरिए अगर कोई चीज़ खरीदा गया है तो वो देना जरूरी है। अगर आपका फैमिली मेम्बर के जरिए कोई भी चीज़ खरीदा गया है अपना फंड से, ठीक है, हो सकता है आपका फादर, हो सकता है आपका मदर, हो सकता है आपका बेटा बेटी पत्नी, कुछ भी, तो वो देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाएंगे ऐसे वीडियो के साथ नया टाइम पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।